हाय, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं स्टील का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में क्वेश्चंस कवर करेंगे 166 से लेके 180 तक। क्वेश्चन 166 में पूछा है कि प्लेट गर्डर में जो वर्टिकल स्टिफनेस यूज किए जाते हैं उनके बीच में स्पेसिंग कितनी रखी जाती है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों स्पेसिंग पूछी गई है। तो मिनिमम स्पेसिंग यहाँ पे होती है 0.33D और मैक्सिमम होती है 1.5D। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डी यहाँ पे डिस्टेंस है फ्लेंज एंगल्स ऑफ ए प्लेट गर्डर, जिसको हम क्लियर डिस्टेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। यहाँ पे पूछा है कि जो आउटस्टैंडिंग लेग है वर्टिकल स्टिफनर की, उसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं। तो वर्टिकल स्टिफनर का यूज किया जाता है प्लेट गर्डर के केस में, और वहां पे आउटस्टैंडिंग के रिगार्डिंग बुक में जो गिवन है वो ये है कि आउटस्टैंड ऑफ स्टिफनर्स का ज्यादा नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी मोर देन 256T/√Fy। Fy की वैल्यू अगर 250 रखेंगे तो ये 16T आ जाएगा। ये है एंगल और टी सेक्शंस के लिए, और अगर फ्लैट्स हैं तो उस केस में ये वैल्यू 12T होगी। तो ऑप्शन में जो गिवन है, ये गिवन है डेप्थ ऑफ क्लियर डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर जो डी होता है उसके, और प्लस 15, 20, 25 mm की फॉर्म में। तो मुझे ऐसा आज मेरे पास जो रिसोर्सेज है उसमें कुछ भी नहीं मिल पाया है। मे बी ऑब्सोलेट हो चुकी है इन्फॉर्मेशन। अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउटस्टैंड के रिगार्डिंग, तो वो मैंने जो एक्सप्लेन किया अभी यूज होता है उसके से पूछे जाते हैं। इसका यहाँ पे आंसर की में आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी है। अपने लेवल पे मैं बेस्ट करने का ट्राई कर रही हूँ कि जो जो क्वेश्चन है जिनके कहीं पे भी आरगोर के अभी रिसेंटली कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको। इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने सेम क्वेश्चन कॉपी किए हुए आरगोर की अपनी वेबसाइट्स पे, पर किसी ने भी सॉल्यूशन के नाम पे कुछ भी नहीं दिया है। बुक में सॉल्यूशन कुछ भी नहीं दिया है। बुक में इतनी सारी मिस्टेक्स हैं, उनको भी कोई रेक्टिफाई नहीं किया है। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट हेल्प आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी चांस है नहीं ऐसे जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर मे बी फिर भी आपको 1-2% लगे कि आपको कुछ रिलायबल सोर्स से कुछ और बेटर इंफॉर्मेशन मिली है, तो मैं उसके डिस्कशन के लिए भी ओपन हूँ। आप कमेंट करके अपना नोटिस में ला सकते हो जो आपको प्रॉपर रेफरेंस में मिला है कंटेंट, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो मैं उसको वेरीफाई करके जरूर उसको अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, जो कि पूछा गया पुराने कोड से। अभी जो रिसेंटली यूज हो रहा है 2007, उससे पहले 1984 था, उससे पहले 1971 था, तो उससे पूछा गया है। इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करती हूँ। अभी रिसेंटली जो यूज हो रही है, जो गाइडलाइंस हैं स्टिफनेस के रिगार्डिंग, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जैसे जैसे वेब प्लेट की थिकनेस कम होती है, डेप्थ बढ़ती है, तो हमें उसको स्ट्रेंथ देने के लिए स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। अगर D/85 से ज्यादा है TW, तो कोई भी स्टिफनर रिक्वायर्ड नहीं है। अगर D/85 से कम हो गई, लेकिन वो इतनी भी कम नहीं हुई, वो D/200 से ज्यादा है, TW की वैल्यू D/85 से कम है, D/200 से ज्यादा है, तो उस केस में एक वर्टिकल स्टिफनर गिवन होगा। इसके बाद थर्ड केस की बात करें कि D/200 से भी कम हो गई अब TW की वैल्यू, बट D/250 से ज्यादा है। अगर इस रेंज में TW की वैल्यू है तो वर्टिकल स्टिफनर तो देंगे ही, उसके साथ साथ कंप्रेशन साइड में एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी दिया जाता है। नेक्स्ट है कि D/250 है, इससे भी कम है, बट D/400 से TW की वैल्यू ज्यादा है। तो इस केस में वर्टिकल स्टिफनर के साथ में 2 हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी दिए जाएंगे, जिनमें से एक कंप्रेशन साइड में होगा और दूसरा न्यूट्रल एक्सिस पे होगा। तो अभी रिसेंटली ये यूज हो रहा है, आपको ये याद रखने की जरूरत है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और ईएस के एग्जाम में भी काफी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे आए हुए हैं। और ईएस के एग्जाम्स में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उनके रिपीट होने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, जो भी ए लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें। यहाँ पे इसने आंसर की में आंसर डी दिया है, बट रिसेंट का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ये है। और रिसेंट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम बात करें कि कहां तक एक वर्टिकल स्टिफनर से काम चल सकता है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर नहीं रिक्वायर्ड हो, तो फिर D/200 होगा। D/85 से कम है और D/200 से ज्यादा है, तो उस केस में एक वर्टिकल स्टिफनर सफिशिएंट होगा। तो रिसेंट के अकॉर्डिंग अगर ये मेंशन ना करके ये पूछा जाए तो फिर ऑप्शन बी होगा। बट पुराने कोड में, जो पुराने वर्जन में मे भी कुछ डिफरेंट गाइडलाइंस हो, उसकी वजह से डिफरेंट हो कुछ आंसर,
बट मेरे अकॉर्डिंग अभी रिसेंटली जो यूज हो रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी, तो ये स्टिफनेस के रिगार्डिंग सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169। यहाँ पे गिवन है कि डी है वो क्लियर डेप्थ है, टी है वो मिनिमम रिक्वायर्ड थिकनेस है वेब की, और हमसे पूछा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी फॉर ए पेयर ऑफ वर्टिकल स्टिफनर। पेयर ऑफ वर्टिकल स्टिफनर टर्म यहाँ पे इसलिए यूज की है क्योंकि वेब प्लेट के बोथ साइड स्टिफनर्स हम यूज करेंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए गाइडलाइन गिवन है, एक वैल्यू गिवन है कि इससे कम नहीं होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये फॉर्मूला गिवन है, जरूरी नहीं है कि वर्टिकल स्टिफनर का आई इसके इक्वल ही हो, बट मिनिमम वैल्यू ये है कि इससे ज्यादा होना चाहिए। सेंटर लाइन के अबाउट अगर हम वर्टिकल स्टिफनेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो बोथ वर्टिकल स्टिफनेस का। सी यहाँ पे मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक तो करेक्शन है, ऑप्शन ए में ए क्यूब की बजाय डी क्यूब आएगा क्योंकि ए ऑप्शन में ऐसे कुछ है भी नहीं और बाकी कोई ऑप्शन है वो मैच भी नहीं करता। आंसर होगा वो ए करेक्ट होगा। याद रखना इसमें काफी आसान है, आप यूनिट्स मैच करा के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा। इसकी बैकग्राउंड थ्योरी वगैरह कुछ नहीं गिवन है, जस्ट फॉर्मूला गिवन है और ये गाइडलाइन गिवन है, तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में तो कोई इशू नहीं है याद रखने का। एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि यूनिट्स मैच हो रही है, क्योंकि आई की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर रेज़ टू पावर 4, तो इसमें मीटर स्क्वायर आ रहा है, इसमें मीटर आ रहा है, इसमें 1/मीटर आ रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 170। क्वेश्चन 170 में पूछा है कि कोई बट वेल्ड जो होता है वो अगर फुली पेनिट्रेशन वहां पे नहीं है तो उस केस में थ्रोट थिकनेस कितना लिया जाता है। तो दो टाइप से बट वेल्ड हो सकता है, पार्शियल पेनिट्रेशन या फुली पेनिट्रेशन, और सिंगल साइडेड और डबल साइडेड भी हो सकता है। जैसे कि ये यहाँ पे दो प्लेट्स हैं जिसको हमें कनेक्ट करना था, इनको सेम लेवल पे रख के इस तरीके से हम बीच में वेल्डिंग कर देते हैं, ये होता है बट वेल्ड। तो ये तो है फुल पेनिट्रेशन। नीचे वाले को हम बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट है या पार्शियल है, क्योंकि यहाँ पे वेल्ड मटेरियल है वो पूरी डेप्थ में इफेक्टिवली नहीं है, पूरी डेप्थ में इफेक्टिवली नहीं वेल्डिंग की गई है। और उसी तरीके से अगर टू साइडेड का देखें तो यहाँ पे है फुल पेनिट्रेशन, बट यहाँ में जैसे कि ये खाली स्पेस रह रहा है बीच में, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से हमने जो वेल्डिंग की है वो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं हो रही है, बीच में ब्लैंक स्पेस रह रहा है, तो इसलिए इस टाइप के पेनिट्रेशन को बोलेंगे पार्शियल पेनिट्रेशन। अगर फुली पेनिट्रेशन है तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ली जाती है जो थिनर मेंबर है उसकी थिकनेस के इक्वल। अगर फुली पेनिट्रेशन नहीं है तो थिनर मेंबर की जो थिकनेस है उसको भी कुछ रिड्यूस कर दिया जाता है, और थिनर मेंबर की थिकनेस है उसका 78th जो पार्ट है वो हम करेंगे बट वेल्ड की इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कंसीडर। अगर थिकनेस टी है थिनर मेंबर की तो इसका 7/8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171। यहाँ पे पूछा है जो स्टैंडर्ड फिलेट टाइप का वेल्ड होगा उसका जो ट्राइंगल बनेगा उसमें बेस एंगल्स होंगे, उनकी वैल्यू कितनी होगी। तो ऐसा होता है कुछ स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड जिसकी ये दोनों लेग होती है, ये इक्वल होती है, ये वाली और ये वाली, और ऑब्वियसली ये एंगल है ये 90 डिग्री इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ये दोनों साइड एंगल होंगे, ये इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू होगी 45 डिग्री 45 डिग्री। तो अगर इस टाइप से ट्राइंगल बन रहा है जिसके लेग्स इक्वल है और एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री है उसको हम स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 172 कि फिलेट है वो कौन कौन से टाइप का हो सकता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मीटर वेल्ड। तो इन तीनों ही टाइप के वेल्ड पॉसिबल है। अगर ये सरफेस है, अगर ये फ्लैट है तो इसको बोला जाता है मीटर वेल्ड। अगर ये कॉनकेव सरफेस है जैसे कि ये वाली इस टाइप से कॉनकेव सरफेस अगर है तो इसको बोला जाएगा कॉनकेव टाइप का फिलेट वेल्ड, और अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स टाइप का फिलेट वेल्ड। तीनों ही टाइप के फिलेट वेल्ड पॉसिबल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में पूछा है कि वो फिलेट वेल्ड जिसकी एक्सिस है वो पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड, तो उसको क्या बोलेंगे। तो हम एक डायग्राम से समझते हैं तीनों टाइप के फिलेट वेल्ड को ही। ये यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये जो एरो लगाए हुए हैं। अब साइड फिलेट वेल्ड जो है उसकी ये एक्सिस है जो उसकी लेंथ के अलोंग है, ये एक्सिस है, ये पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्वेश्चन में जो पूछा उसका आंसर हो जाएगा साइड फिलेट वेल्ड। उसके अलावा एंड फिलेट वेल्ड है वो ये वाला वेल्ड है,
जो कि परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, और थर्ड है डायगोनल फिलेट वेल्ड जो कि एक एंगल पे इंक्लाइंड है, जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स से एक एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, उसको हम बोलते हैं डायगोनल फिलेट। तो ये 3 टाइप के फिलेट वेल्ड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सेस ऑफ द फिलेट वेल्ड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है स्टेटमेंट में, इसलिए इसका कुछ क्लियर सिग्निफिकेंस नहीं बन रहा है, तो हम इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो समझते हैं, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इस कंसेप्ट में फ्रेम किया गया है कि कोई फिलेट वेल्ड है जो कि साइड्स पे और एंड पे प्लेस हो सकता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, साइड फेस साइड फिलेट और एंड फिलेट दोनों ही पॉसिबल है। ऑफ बेस मेटल, बेस मेटल यहाँ पे सिग्निफिकेंस है कि वो ऑब्जेक्ट जिसको हम कनेक्ट करें वो जिस मेटल का बना हुआ है वो बेस मेटल है। जैसे कि 2 प्लेट हैं और इनको वेल्डिंग की हेल्प से कनेक्ट करना है, तो ये प्लेट जो है ये हो गया बेस मेटल, ये जिस मेटल से बनी हुई है। और दूसरा होता है वेल्ड मेटल, जिसके लिए हम यहाँ पे दूसरे मेटल का फ्यूजन कराते हैं और हीट होती है, हीट से फिर ये मेल्ट भी वेल्ड होता है और दूसरा जो वेल्डिंग में मेटल यूज कर रहे हैं वो भी मेल्ट होके एक सिंगल मेंबर जैसे बन जाता है, तो वो होता है वेल्ड मेटल। तो बेस मेटल का मतलब यहाँ पे उसी मटेरियल उसी ऑब्जेक्ट से है जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये इट इज सब्जेक्टेड टू shear along with tension, compression and usually bending। हमने कनेक्शन किया है, कहीं पे वेल्डिंग की है और फॉर एग्जांपल वो वेल्डिंग की है प्लेट गर्डर में, तो वहां पे टेंशन भी आएगा बेंडिंग के कारण, कंप्रेशन भी आएगा, बेंडिंग भी ऑब्वियसली आएगा और उसके साथ वहां पे शीयर भी आएगा। तो इस टाइप से हम कौन से पर्पज के लिए हम उस मेटल बेस मेटल को उस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सारे ही फोर्सेज वहां पे पॉसिबल हैं। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। बस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या किया कि बेस के साथ से मेटल हटा के मेटल को अलग से लिख दिया है, तो बेस मेटल यहाँ पे एक साथ होना चाहिए, फिर एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 175। यहाँ पे पूछा है इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है वेल्ड की, तो ये तो काफी इजी है। इफेक्टिव लेंथ होती है जो टोटल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, माइनस ट्वाइस ऑफ वेल्ड साइज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 176। इसमें पूछा है कि डेड लोड में कौन कौन सा वेट हम कंसीडर करते हैं। तो एक तो मटेरियल का खुद का जो वेट होगा वो, उसके अलावा हम फास्टेन वगैरह यूज कर रहे हैं, जो भी रिवेट्स बोल्ट्स नट्स वगैरह यूज कर रहे हैं उनका वेट भी डेड लोड में आएगा। उसके अलावा जो मटेरियल है उस पर परमानेंटली सपोर्टेड है, कोई ऐसा मटेरियल कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रक्चर पे परमानेंटली सपोर्टेड है, उसको भी डेड लोड की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 177। यहाँ पे पूछा है कि कोई माइल्ड स्टील का बोल्ट और नट है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे इसका आंसर गिवन है वो ऑप्शन डी है। बट बुक में या जो कोड है आईएस कोड नट और बोल्ट से रिलेटेड, उनमें कहीं पे भी एज सच कोई मिनिमम स्ट्रेंथ डिफाइंड नहीं है जो यूनिफॉर्म वो सारे नट बोल्ट के लिए। वहां पे डिफरेंट टाइप के नट बोल्ट्स के लिए डिफरेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो कुछ इंजीनियरिंग वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। बुक में ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, कोड में भी ऐसा कुछ स्ट्रेंथ का नहीं गिवन है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ का, तो मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पा रही हूँ। आंसर की में जो आंसर गिवन है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78। क्वेश्चन 78 में पूछा है कि जो थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है वो कितना होगा स्टील के लिए। स्टील के लिए आईएस कोड में डिफरेंट प्रॉपर्टीज गिवन है, उसका बल्क मॉडुलस कितना होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, वेट क्या होता है। तो वहीं पे ये एक्सपेंशन भी गिवन है, ये होता है 12 × 10⁻⁻⁶ होती है अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। गिवन है ये आईएस 800 2007 में। और वो 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें भी वहां पे गिवन है, वो भी बता देती हूँ, वो भी आपको याद रखनी चाहिए। काफी ज्यादा बार उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो रो का काफी बार पूछा जाता है, ये 7850 kg/m3। ई तो आप लोगों को पता होगा, जी का भी पूछा जाता है, ये भी वैल्यू याद रखनी है 0.769 × 10⁵ जी जो बल्क मॉडुलस होता है वो, और ये म्यू जो पॉइजन रेशियो होता है वो है 0.3। तो सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 179।
क्वेश्चन 179 में पूछा गया है कि जो सेकेंड फॉर्मूला होता है हम उसको कितने L/R रेशियो तक के लिए यूज कर सकते हैं। कॉलम्स के लिए जब हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं तो काफी सारे फैक्टर्स वहां पे आ जाते हैं, जैसे कि अगर लेंथ काफी कम है तो क्रशिंग में फेलियर होगा, लेंथ ज्यादा है तो बकलिंग में फेलियर होगा। तो जो भी कंप्रेशन मेंबर्स के लिए फॉर्मूले हैं उनके हर एक के लिमिटेशंस हैं। तो वैसे ही सेकेंड फॉर्मूला है उसकी लिमिटेशंस हैं कि वो L/R की वैल्यू है वो लेस देन 160 तक ही हम उसको यूज कर सकते हैं। और ये होता है सेकेंड फॉर्मूला। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है सेकेंड फॉर्मूला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और ये फॉर्मूला जो है सेकेंड फॉर्मूला ये पहले यूज किया जाता था, पहले ही IS कोड में था। इसके बाद जब IS कोड 1984 वाला वर्जन आया, जो अभी वाले से काफी पुराना वर्जन था, उसी में इसको एलिमिनेट कर दिया गया था। तो वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस इतने रिलेवेंस ही नहीं रखते अब, क्योंकि रिसेंट पेपर्स का मैंने जो ट्रेंड देखा वो रिसेंटली कोड में जो गिवन है या आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो सारी चीजों पे ज्यादा होते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 पीसी से, इसमें यहाँ पे पूछा है कि अगर L/R रेशियो ग्रेटर देन 160 है तो उस केस में क्या करते हैं, पहले हम इस फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस जो भी है, उसके बाद उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, क्योंकि हम उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। तो ये इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसने यहाँ पे पूछा है कि जो x है ये क्या है, तो ये होता है वो फॉर्मूला सिग्मा एस से हम पहले इससे कैलकुलेट करेंगे। अगर L/R 160 से ज्यादा है तो हम इस वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के लिए इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले से आई है, और यहाँ पे L/R की वैल्यू रख देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो फाइनल स्ट्रेंथ होगी। क्वेश्चन में इतना सा पूछा है कि x की वैल्यू क्या है, तो x यहाँ पे 800 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये याद रख सकते हो आप, वैल्यूज याद रखनी है, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है पूरा। तो आज के लेक्चर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।